नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट चॉपर ह्यूमैनिटीज पर। और आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपके सिद्धार्थ सर आप लोगों के लिए लेके आए हैं आपकी किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का वन शॉट मतलब पूरी किताब को मैं मात्र 1 घंटे में पढ़ाऊंगा। एक चैप्टर को नहीं, पूरी किताब को मैं क्या करूंगा, पूरी किताब को मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आपको चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बोर्ड एक्सप्रेस ऑलरेडी चैनल पर हैं, आप वहां से जाके एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकते हो। और डिटेल में चाहिए तो मैं आपको मैराथन सेशंस लेके आऊंगा, वहां पे आप लोग कर सकते हो। मैराथन से में डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल 1 घंटे के अंदर अपन चैप्टर्स के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और इंपॉर्टेंट चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि पॉलिटिकल साइंस में और स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स में आपको कहानी बनानी होती है। कहानी हिस्ट्री में भी बनाते हो ना, वैसी पॉलिटिकल साइंस में भी स्टोरीज बनानी होती है। कैसे बनानी वो मैं बताता हूं। आपको अपने आप को फील करना है कि आप हो 1947 में, और 1947 से लेके 2024 तक आपको लेके आने की जवाबदारी मेरी है। ठीक है, तो बस जो मैं टाइम पीरियड आपको बताते चलूं, आप देखते चलना कि उस टाइम पीरियड में कौन कौन सी समस्या चल रही थी, उस टाइम पीरियड में कैसी कैसी चीजें चल रही थी। क्लियर है? तो आपकी किताब का पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और अभी आप हो ईयर 1947 से लेके ईयर 1960 तक। क्लियर है? तो हमारे देश को आजादी मिली 1947 में। जब 1947 में आजादी मिली तो आजादी की लड़ाई, आजादी का आंदोलन आप सभी जानते हो कि एक बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है। लेकिन आजादी मिलने के बाद में भी हमारे स्ट्रगल्स जारी रहे। क्यों? क्योंकि हमारे देश को आजादी मिली, हमारे देश के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। कौन कौन से चैलेंजेस होंगे अपने को उनको देखना है। पहला चैलेंज होगा टू शेयर अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड by getting accommodative of diversity in our society, to establish a democracy, to ensure the development and well-being of entire society, not just of some section. हमें पूरे देश को जोड़ के रखने का चैलेंज था। आप भी जानते हो पार्टीशन का वो घाव, जब हमने देखा कि हमारे देश का विभाजन हुआ, जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो हमने बहुत सारी समस्याएं देखी। कहाँ समस्या देखी? स्पेशली अगर आप पंजाब और बंगाल प्रोविंस में देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे इन लोगों को सबसे ज़्यादा आहत पहुंची थी। लाखों में लोग इधर से उधर गए थे, लाखों लोग मारे गए, विमेंस का कहीं ना कहीं रेप हुआ, किसी परिवार का कोई इंसान वहीं छूट गया तो किसी का यहाँ पे रह गया। ये तमाम तरीके की चीज़ें हमने देखी थी, जिसमें कि हमने ये देखा था कि लाहौर, कोलकाता, अमृतसर, ये वो वाले रीजन थे जहां पे हम क्या देख रहे थे, जो कि एक तरीके से कम्युनल जोन बन चुके थे, जहां पे कि हम लोग देख रहे थे कि रिलीजन के नाम पे लोग क्या कर रहे हैं, रिलीजन के नाम पे लोग लड़ रहे हैं, कर रहे हैं। तो पहला चैलेंज ये था कि पूरे देश को यूनाइट करके रखना है। ऑल्दो इंडिया का पार्टीशन हो गया है, लेकिन अब जो भारत है उस भारत को एज इट इज रखना है, उस भारत को यूनाइटेड रखना है। क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी है तो हमें इस डाइवर्सिटी के साथ में आगे बढ़ना होगा और डाइवर्सिटी के साथ में यूनिटी को रखना होगा। क्लियर है? दूसरा था टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन आज़ादी के बाद जो सरकार होनी चाहिए वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए, लोगों की सरकार होनी चाहिए। ठीक है, ये सेकंड चैलेंज था। तीसरा चैलेंज था कि अब भैया डेवलपमेंट करना होगा। अंग्रेज हमें जिस स्थिति में छोड़ के गए हैं वो स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी, और हमें डेवलपमेंट ऐसा नहीं करना होगा कि समाज के सिर्फ कुछ वर्ग, हमें डेवलपमेंट में समाज के सभी वर्ग को, समाज में सभी लोगों को साथ में लेके चलना होगा, उन सबका साथ में डेवलपमेंट करना होगा। ये हैं 3 चैलेंजेस, और ये पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन का ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में इंडिया के सामने चैलेंजेस थे प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना, जैसे कि मणिपुर को तो हमने मर्ज करवा लिया, मर्जर एग्रीमेंट साइन करवा के महाराजा से। हैदराबाद को हमने मर्ज करवाया हमारी आर्मी भेज के, क्योंकि वहां पे जो लोग थे वो लोग निज़ाम के खिलाफ क्या करने लग गए थे, निज़ाम के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए थे। निज़ाम की जो आर्मी थी वो आर्मी क्या कर रही थी, वो आर्मी उन लोगों को मार रही थी। इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेजी और हमने हैदराबाद को मर्ज किया। फिर हमने देखा गवर्नमेंट की अप्रोच क्या रही है, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करना था, तो गवर्नमेंट की अप्रोच रही है कि हम प्रिंसली स्टेट्स को ऑटोनॉमी देंगे, प्लूरैलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, उनकी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी समस्याओं के साथ में सरकार ने साम दाम दंड भेद सब लगा के
इंडिया की प्रभुता, इंडिया की अखंडता, इंडिया की यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए सरकार ने हर प्रयास किए हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा, उसके बाद में हमने देखा क्योंकि इंडिया में अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के नाम पे खेला है, तो जब हमने प्रिंसली स्टेट्स को भी मर्ज किया तो हमारे सामने समस्या आई थी कि हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट करना, मतलब इंडिया में स्टेट्स बनाना है तो कैसे स्टेट्स बनाना है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया और हमने लैंग्वेज के आधार पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमने इनिशियल स्टेट्स बनाए। क्लियर है, ये वाली चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1। चैप्टर 1 को मैंने ब्रीफ में बताया, मैं बार बार वही बोल रहा हूं, मैं आपको कहानी बता रहा हूं, कहानी समझते चलना बेटा। कहानी से लिंक हटा तो मजे नहीं आएंगे, कहानी समझो, पूरी किताब ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस अभी भी ईयर 1947 से लेकर 1960 तक का ही चल रहा है। अब हम देखते हैं कि ये तो चैलेंजेस थे, अब इन चैलेंजेस को डील कैसे किया जा रहा था। इन चैलेंजेस को डील कर रही थी उस समय कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस उस समय पावर में थी, कांग्रेस उस समय सत्ता में थी। अच्छा, कांग्रेस क्यों सत्ता में थी, उसका एक तरीके से ये था कि कांग्रेस को पहले जनरल इलेक्शंस में अच्छी खासी बहुमत मिली और कांग्रेस को एक तरीके से फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। कांग्रेस को इंडियन नेशनल मूवमेंट की लीगेसी मिली हुई थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस का नाम हो गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंडियन नेशनल मूवमेंट की लीगेसी मिली थी। तो उस समय हम लोग देख रहे थे कि एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, कांग्रेस ही हर जगह डोमिनेट कर रही थी। साथ ही साथ आप एक चीज और देखोगे कि उस समय की जो कांग्रेस थी वो इस समय की कांग्रेस से डिफरेंट है। उस समय जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस थी, कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन एंड टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन। इस समय हम लोग ये देख रहे थे कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस एक रेनबो की तरह थी। रेनबो मतलब यहाँ पे अलग अलग सोशल स्टेटा के लोग थे, अपर कास्ट, लोअर कास्ट। ऐसा भी नहीं था कि कांग्रेस में हम ये देखेंगे कि पर्टिकुलर कांग्रेस में लिबरल वाली आइडियोलॉजी भी थे, सोशलिस्ट वाली आइडियोलॉजी भी थे। तुम्हारी आइडियोलॉजी अलग होगी, मेरी आइडियोलॉजी अलग होगी, फिर भी हम कांग्रेस में थे। इनिशियल में हम लोग ये भी देख रहे थे कि अपोजिशन के लोगों को भी मंत्री पद का ओहदा दिया गया। तो उस समय कांग्रेस कुछ इस तरीके से काम कर रही थी। उस समय हम लोग ये देख रहे थे कि कांग्रेस का बहुत इंक्लूसिव नेचर था और कांग्रेस के पास ऑल शेड्स ऑफ पीपल थे। कांग्रेस बहुत टॉलरेंट इनफ थी कि सभी तरीके के लोगों को साथ में लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपोजिशन ऑल्दो थोड़ा सा था, लेकिन अपोजिशन बड़ा काम का था। अपोजिशन समय समय पे सरकार से सवाल करते गया, अपोजिशन ने बहुत सारी चीजें करी और अपोजिशन एक तरीके से क्या करा, अपोजिशन एक तरीके से सरकार पर चेक बना के रखा। तभी इंडिया की डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है। अगर आज की तारीख में आप इंडिया की डेमोक्रेसी की तारीफ करते हो तो उसमें आपको अपोजिशन को भी उतना ही योगदान देना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। नहीं तो उस समय हो सकता है रूलिंग पार्टी सारी चीजें अपने फेवर में कर जाती। ठीक है, उसके बाद में बिल्डिंग डेमोक्रेसी, चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी आए। कैसे आए भैया, इलेक्शन कमीशन सेटअप किया गया। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने लोगों को ट्रेन किया। अब अगर देश में पहला चुनाव कंडक्ट करवाना है तो ट्रेनिंग भी तो होनी चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है कैसे चुनाव होगा। सारी देश दुनिया लड़ रही है, हंस रही है, हम पे लड़ नहीं रही, सारी दुनिया हम पे हंस रही है कि इंडिया में कैसे डेमोक्रेसी पॉसिबल है। इंडिया के तो लोगों को आता ही नहीं है, लेकिन हमने इलेक्शन कमीशन सेटअप किया, इलेक्शन हुए, कांग्रेस की जीत हुई, कांग्रेस की बहुमत मिली, कांग्रेस की सरकार बनी। क्लियर है, यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई है। इसी के बाद में हम लोग आते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में। भैया पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में अब ये बात तो है कि सर कांग्रेस आ गई है सरकार में, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बन गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बन चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन ध्यान करो, तीसरा चैलेंज क्या था, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर आपको लोगों का भला करना है, अगर आपको समाज का भला करना है तो आपको डेवलपमेंट पे बात करनी पड़ेगी, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट पे बात करनी पड़ेगी। जब देश को आजादी मिली तो हमारे पास दो पाथ थे, या तो हम यूएसएसआर के टुवर्ड्स इंक्लाइंड हो जाए या हम यूएसए के टुवर्ड्स इंक्लाइंड हो जाए। याद करो कोल्ड वॉर वाला दौरान जब पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा हुआ था, दो आइडियोलॉजी में बटा हुआ था। वो थी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, दूसरी थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। इंडिया ने कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। ऑल्दो हम यूएसएसआर के टुवर्ड्स ज्यादा टिल्टेड थे, हम यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को ज्यादा फेवर करते थे। हमने प्लानिंग कमीशन और 5 साल के जो प्लान बनाने की जो चीजें, जो 5-5 साल के जो प्लान बनाने की चीजें, ये हमने यूएसएसआर से लिया। लेकिन हम अपने आप को बोलते थे कि हम नॉन अलाइंड है, हम दोनों तरफ नहीं है, हम दोनों का मिक्स है, मिक्स्ड इकोनॉमी।
क्लियर है? तो हमारे देश में प्लानिंग की सख्त जरूरत थी, प्लानिंग के लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया, ये आइडिया हमने यूएसएसआर से लिया गया। क्लियर है? पहला प्लान होगा जो देश का पहला प्लान था, उसमें एग्रीकल्चर वाले सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। किस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया भैया? एग्रीकल्चर वाले सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। डैम्स एंड इरिगेशंस बनाए गए, क्योंकि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन उस समय एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। ठीक, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया। हैवी इंडस्ट्रीज पर क्यों फोकस किया गया? हैवी इंडस्ट्रीज से सरकार लोगों को रोजगार दे सकती है, साथ ही साथ सरकार को जो डेवलपमेंट करना होगा वो डेवलपमेंट कर सकती है। क्लियर है? तो ये 2 5 ईयर प्लान बताए। फिर यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब कब था? 1951 से, सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से, ऐसे करके एमसीक्यू के लिए बस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्लियर है? ये वाली चीज भी समझ में आ गई। इसके बाद में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और राष्ट्रीय विकास परिषद इज एन एपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिंग डेलिब्रेशन ऑन डेवलपमेंट। ये जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसमें प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर बैठते थे, ये आपस में डिस्कशन करते थे। ठीक है, एक तरीके से क्या होता था, यहाँ पे डिस्कशन होता था, कैसे प्लान बनना है, उन सारी चीजों पर यहाँ पे डिस्कशन होता था। ठीक है, आज की तारीख में प्लानिंग कमीशन नहीं है। आज की तारीख में प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने क्या किया? नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है। और उस समय हम लोगों ने क्या देखा? प्लानिंग से लैंड रिफॉर्म्स की बात की गई कि लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए। जो बड़े बड़े जमींदार थे उनका लैंड डिस्ट्रीब्यूट करके किसको दे देना चाहिए? मतलब जो लैंडलेस लेबर्स हैं उनमें दे देना चाहिए। एक तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि सरकार ने फाउंडेशन, एक नींव रख दी थी। कहीं ना कहीं हम देख रहे थे सरकार का झुकाव सोशलिज्म के टुवर्ड्स है, वो सारी की सारी नींव रखी गई थी। क्लियर है? ये चीज भी क्लियर हो गई है। इसी के साथ साथ में अभी हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे थे। ठीक है, अभी बात हो रही है 1947 से लेकर 1962-65 तक की, तो इसी दौरान इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे रहे। सभी चैप्टर को लिंक करते चलो, सभी का टाइम पीरियड एक ही चल रहा है, बस अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कहीं चैलेंजेस है, तो कहीं पॉलिटिकल पार्टी है, तो कहीं देश की इकोनॉमी और प्लानिंग कैसा था वो है, तो अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है। क्लियर है? ठीक है भैया, अब हम देखते हैं इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन में इंडिया ने जो है वो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट को अपनाया। जैसा कि मैंने बताया, ना ही हमने यूएसए के साथ गए, ना ही हम यूएसएसआर के साथ में गए। ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिकली जो फोकस किया है, वो फोकस किया अफ्रीका एशिया यूनिटी। ठीक है, बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1995 में हुई थी, और इसमें हम लोग देख रहे थे कि इंडिया ने कोशिश करी कि वो फ्रेंडली रिलेशंस बनाए एशिया और अफ्रीका में। हम लोग देख रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू एक तरीके से कोशिश कर रहे थे कि एशिया और अफ्रीका में सभी को रिसेंटली आज़ादी मिली है, एटलीस्ट ये जो कंट्रीज है ये साथ में मिलके चले, और ये ना ही यूएसएसआर और ना ही यूएसए के इन्फ्लुएंस में आए। हम लोगों ने चाइना के साथ में इनिशियल हमारे रिश्ते बढ़िया रहे हैं। हमने पंचशील एग्रीमेंट चाइना के साथ में साइन किया। उस पंचशील एग्रीमेंट के बाद में हमने देखा कि चाइना ने क्या किया, चाइना ने तिब्बत को एनेक्स कर लिया 1950 में। वहां से दलाई लामा यहाँ पे आए थे, और उसके चलते चाइना ने बोला कि इंडिया ने अपने पंचशील एग्रीमेंट का वॉयलेट किया है, इंडिया ने हमारी कंट्री में इंटरफेयर किया है, और इसके चलते हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। और 1962 में साइनो इंडियन वॉर होता है, जिसमें कि इंडिया की सोवरेनिटी पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता है। चाइना इलीगली हमारा कश्मीर एक तरीके से ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसके चलते हम लोग देखते हैं कि इंडिया चाइना रिलेशंस है वो बहुत हद तक खराब रहे। इंडिया चाइना रिलेशंस बाद में सुधरे भी हैं। कब सुधरे हैं? जब चाइना में लीडरशिप में चेंज आया 1970s के बाद से, और हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जब वहां पे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में चेंज आता है। वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को इनिशियली से देखते थे, कश्मीर वाला मुद्दा उन्होंने शुरुआत से उठा के रखा 1947-48 से। हमने देखा कि कैसे उन्होंने इन्फ्लिट्रेटर्स जो है उन्होंने कश्मीर में भेजे, वहां से महाराजा हरि सिंह हमारे पास में आए, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, हमारी आर्मी वहां पे गई, सीज फायर की बात हो गई। कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, जिसको कि पाकिस्तान क्या बोलता है, आज़ाद कश्मीर बोलता है। वहां से हमारे रिश्ते बिगड़ने स्टार्ट हुए। फिर 1965 में भी वॉर होता है, जहां पे पाकिस्तान को मुंह के बल की खानी पड़ी। लेकिन इतने सारे वॉर में क्या हो रहा था, इतने सारे वॉर में हमारे
जो पैसे हैं इंडिया गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं वो लोगों पे ना खर्च करके हम लोग मिलिट्री स्पेंडिंग्स हमारी बढ़ चुकी थी, क्योंकि कभी चाइना के साथ वॉर तो कभी पाकिस्तान के साथ वॉर, ये हम लोग देख रहे थे। साथ ही साथ इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी भी लेके आए। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो एक तरीके से वो इन न्यूक्लियर प्रोग्राम और इन सब के अगेंस्ट है, ठीक है, वो न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट थे, एक तरीके से प्रोग्राम नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट थे। लेकिन हम लोग हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी के जो होमीर जहांगीर बाबा को हम इनको क्रेडिट देते हैं, ठीक है, और इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, वो फेल हो गया। फिर बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के राज में हमने देखा हमारा सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, जो कि सक्सेसफुल भी रहा है, ठीक है। हमने हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी रखा है। हमने ये बोला है कि भैया हमें एज एन न्यूक्लियर कंट्री बनना होगा, क्योंकि चाइना है, यूएसए सारे, तो हम क्यों पीछे हटे, एंड यू नेवर नो। लेकिन इंडिया ने हमेशा ये बोला है कि हमने कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कभी अटैक करने के लिए नहीं किया, हमने हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी ना रहे, इसके चलते हमने टेस्ट किया है। और हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम किसी भी कंट्री पर सामने से जाके अटैक नहीं करेंगे। क्लियर है? सो ये था हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में। देन चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। यहां पे बात आती है कि हम लोग देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है 1964 में, और 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जो होते हैं, ठीक है, वो क्या रखते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ जल्दी ही हो जाती है, 1966 में उनकी डेथ हो जाती है, और अगले जो प्रधानमंत्री बनती है वो इंदिरा गांधी बनती है। तो हमने ये देखा कि बैक टू बैक में 1964 में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को खोते हैं, 1966 में हम लाल बहादुर शास्त्री को खोते हैं, और 1967 में फिर हम लोग देखते हैं, मतलब 1966 के बाद में हम लोग देखते हैं कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। इंडिया के सामने चैलेंज ये था कि हमने 2 बैक टू बैक हमारे प्राइम मिनिस्टर खोए हैं, और अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक लीगेसी चली आ रही थी। लाल बहादुर शास्त्री ने भी बहुत अच्छा काम किया, जय जवान जय किसान का नारा दिया, लेकिन अब तक हम लोग ऐसा देख रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो लीगेसी चली आ रही थी, कहीं ना कहीं उस पर चैलेंज ये आ जाता है कि अब क्या होगा। 1967 में क्योंकि जनरल इलेक्शन होने थे, ठीक है, 1967 में जनरल इलेक्शन होने थे, और ये पहले जनरल इलेक्शन होंगे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में होंगे। अच्छा, 1967 के जनरल इलेक्शंस में हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहली बार हम डिफेक्शंस देखते हैं। डिफेक्शन मतलब कि तुमने चुनाव किसी और पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा, चुनाव जीतने के बाद तुमने पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर ली, आया राम गया राम कह के आपकी बुक में इसको संबोधित किया गया है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कोएलिशन। हमने स्टेट लेवल पे, ऑल्दो हम लोग देखते हैं सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस अपनी सरकार बना देती है, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि स्टेट लेवल पे कांग्रेस की बहुत सारी जगह हार होती है, और वो हार कैसे होती है, वो हार होती है नॉन कांग्रेसियम की स्ट्रेटेजी से, ठीक है। ये जो स्ट्रेटेजी है राम मनोहर लोहिया लेके आए, इसमें बेसिकली क्या बात थी कि जितने भी जो नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो साथ में आएंगे तो ही वो कांग्रेस को हरा पाएंगे, नहीं तो नहीं हरा पाएंगे। तो जितने भी जो नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सब साथ में आई, उन्होंने चुनाव लड़ा, और बहुत सारे स्टेट में हमने देखा कि कांग्रेस की हार हुई, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, कोएलिशंस भी हमने देखा, स्टेट लेवल पर पहली बार देखा कि वहां पे कि ये 2-3 पॉलिटिकल पार्टी मिलके क्या कर रही है, 2-3 पॉलिटिकल पार्टी मिलके किसी स्टेट की सरकार चला रही है। हमने ये जो 1967 का जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट था, ये बिल्कुल भी कांग्रेस के फेवर में नहीं था। हमने देखा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कांग्रेस सिस्टम को चैलेंज हुआ है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सिस्टम की जो लेगेसी थी वो कहीं ना कहीं चैलेंज हुआ है, स्टेट लेवल पे कांग्रेस को हार देखने को मिली। कंटेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन में हम लोगों ने ये देखने को मिला कि हार क्यों हुई। हम हार इसलिए देख रहे थे क्योंकि इंडिया की स्पेंडिंग मिलिट्री पे बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था तो ऑफकोर्स लोग सरकार से क्या हो जाएंगे, लोग सरकार से खफा हो जाएंगे, और इसके चलते हम लोग क्या देखते हैं, इसके चलते हम लोग ये देखते हैं कि लोग चेंज चाह रहे थे, और चेंज हमने देखा कि केंद्र लेवल पे तो क्या हुआ, केंद्र लेवल पे तो कांग्रेस की सरकार बन गई, लेकिन बहुत सारे स्टेट लेवल पे हमने देखा कि कांग्रेस समाप्त, मतलब समाप्त इन द सेंस कि कांग्रेस पावर में नहीं आया। लेकिन 19 इसके साथ साथ में हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस में क्या होता है, कांग्रेस में हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस में फूट डल जाती है, ठीक है। कांग्रेस में फूट कैसे जलती है, डलती है, हमने देखा कि जो सिंडिकेट है, जो कांग्रेस का जो मेजर ग्रुप था, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स का जो ग्रुप था, वो इंदिरा गांधी से खुश नहीं था, क्योंकि इंदिरा गांधी उनकी सुनती नहीं थी, तो कांग्रेस में स्प्लिट हो जाता है। ये स्प्लिट हमें देखने को कहाँ देखने को बहुत अच्छे से मिलता है, जब वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते तो ये स्प्लिट और अच्छे से देखने को मिलता है।
1971 का जब जनरल इलेक्शन होता है तो 1971 के जनरल इलेक्शन में ये होता है कि ऑलरेडी ध्यान करो वो बांग्लादेश वाला वॉर तो इंदिरा गांधी की लीगेसी बहुत ज़्यादा हो गई थी। उसके बाद में इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ आंदोलन के साथ में आती है और 1971 में ये जो सारा अपोजिशन जो साथ में आता है वो इंदिरा हटाओ के नारे से आता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि 1971 में कांग्रेस की बहुत भारी बहुमत से जीत होती है और हम लोग ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी अपनी बहुत अच्छे से सरकार बना लेती है। तो एक तरीके से हमने क्या देखा कि 1967 में जो कांग्रेस सिस्टम पे जो चैलेंज आया वही 1971 में कांग्रेस ने उसको क्या किया, कांग्रेस ने उसको रीस्टोर कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं रीस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। क्लियर है। इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद में हम लोग देखते हैं दी क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर मतलब कि 1971 में यहाँ पे इंदिरा गांधी ने बात तो कर ली, क्या बात कर ली, इंदिरा गांधी ने बात तो कर ली गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हट नहीं रही थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसके चलते हम लोग ये देखते हैं कि गुजरात और बिहार में क्या होता है, गुजरात और बिहार में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है, सरकार ने जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हो पा रहा होता है, महंगाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं। गुजरात में तो फास्ट ऑन टू द डेथ स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं और एक तरीके से होता है कि सरकार को अपना रेजिग्नेशन देना होगा, फिर से चुनाव करवाओ। तो यहाँ पे गुजरात में जो कांग्रेस की सरकार थी वो अपना रेजिग्नेशन देती है, फिर से जब चुनाव होता है तो कांग्रेस हार जाती है। सेम वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बिहार में भी ऐसे स्टूडेंट मूवमेंट देखने को मिले थे। इन सब में हम लोगों ने देखा कि जयप्रकाश नारायण जो थे, जयप्रकाश नारायण इन प्रोटेस्ट वगैरह में इनका साथ दे रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट में साथ दे रहे थे। तो जितने भी अपोजिशन पार्टीज थी वो एक तरीके से जयप्रकाश नारायण को अपना मसीहा मानने लग गई। क्यों मसीहा मानने लग गई, उनको लगने लगा कि अगर इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई इंसान अगर आ सकता है तो वो है जयप्रकाश नारायण। तो ये गुजरात और बिहार मूवमेंट जो थे इसको एक पैन इंडिया मूवमेंट जयप्रकाश नारायण ने बनाने की कोशिश करी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, हिंदी बेल्ट्स में। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, एक राजनारायण करके थे जो कि इंदिरा गांधी के खिलाफ, जो कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में इन्होंने चुनाव लड़ा था। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वर्डिक्ट फाइल की थी कि 1971 में जो चुनाव हुआ उसमें इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने सरकारी पैसा और सरकारी मशीनरी, मतलब सरकारी मशीनरी का सहारा लिया, फिर चुनाव प्रचार में गई। तो ये एक तरीके से इनवैलिड है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में जजमेंट दिया और उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ेगा, इंदिरा गांधी को 6 महीने के अंदर अंदर फिर से चुनाव लड़ना होगा। इंदिरा गांधी का चुनाव को उन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो एक तरीके से ये जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो मूवमेंट चल रहा था उसको और एक हीट मिल गई। उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी को रिजाइन कर देना चाहिए और एक तरीके से ये बात होने लगी कि जो करप्शन वाली गवर्नमेंट है, एक तरीके से ये वो जो सरकार जो कि लोगों की नहीं सुन रही है उसको क्या करना चाहिए, उसको बाय बाय हो जाना चाहिए। अच्छा, इसी दौरान कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी चल रहा था। कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी पे काम कर रही थी। तो बार बार जुडिशरी बोल देती नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो राइट टू प्रॉपर्टी वाला एक इशू चल रहा था, ये तमाम तरीके की चीजें चल रही थी। ये सारे मुद्दे के बीच में इंदिरा गांधी क्या करती है, इंदिरा गांधी ये चाहती है कि मिडनाइट वो प्रेसिडेंट के पास जाती हैं और वो बोलती है कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए, और प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो इसके चलते ये होता है कि इंदिरा गांधी के पास सारी पावर आ जाती है। सबसे पहले जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंदिरा गांधी उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल देती है। ठीक, उसके बाद में हम लोग देख रहे थे कि सारे जो प्रेस वाले हैं उनके घर की क्या हो जाती है, लाइट काट दी जाती है। लाइट क्यों काट दिया जाता है, बेसिकली कि अब से वो छपेगा जो इंदिरा गांधी चाहती है। तो सेंसरशिप वाली बात होने लग गई। उसके बाद में हम लोग ये देखने लग गए कि बहुत सारी चीजें सरकार ने अपने कंट्रोल में ले ली और सरकार ने खुद अपने मंत्रियों को सुबह सुबह बताया कि इमरजेंसी लग चुकी है। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था और सारी चीजें क्या हो रही थी, सारी चीजें मतलब एक तरीके से अथॉरिटेरियन वे में हो रही थी। इनिशियली लोगों को लगा कि चलो चीजें ठीक है। चीजें क्यों ठीक है, इनिशियली लोगों को लग रहा था कि जो कि इंदिरा गांधी से पूछा भी गया कि आपने इमरजेंसी क्यों लगाई, तो इंदिरा गांधी बोलती कि डेमोक्रेसी में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आए दिन लोग प्रोटेस्ट करते ये करो वो करो तो काम ही नहीं हो पाता है। तो इमरजेंसी लगा के वो वेलफेयर प्रोग्राम्स इनिशिएट करना चाह रही थी। तो लोग इनिशियली समर्थन कर भी रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, सरकार बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो गई और सरकार काम नहीं कर रही थी। सरकार क्या कर रही थी, बस अपोजिशन को चुप कर रही थी।
अब लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी, हमने एक चीज देखा कि इंडिया में डेमोक्रेसी छीनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब इमरजेंसी हटी तो कांग्रेस क्या हो गया, कांग्रेस पावर से बाहर हो गई। लोगों ने क्या किया, लोग एक तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह सब करने लगे, और हमने ये देखा कि इंडिया के लोगों ने डेमोक्रेसी का स्वाद चख लिया है, तो डेमोक्रेसी जाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये वाली चीजें हमने देखी। अच्छा, इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, इमरजेंसी के दौरान हम लोग देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट लेके आए गए, ऑल्दो उनको बाद में चेंज कर दिया गया। जैसे कि हम लोग बोलते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जिसको कि एक तरीके से हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कि इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा चेंजेस किए। सो ये था क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। लेकिन हमने देखा कि इमरजेंसी हटी, चुनाव हुए, कांग्रेस चुनाव हारी, और वापस से सारी चीजें नॉर्मल होने लगी। क्लियर है, ये वाली चीज भी समझ में आई। इमरजेंसी पॉलिटिक्स आफ्टर कैसी रही, तो वही जनता गवर्नमेंट आ गई। हमने देखा कि जनता गवर्नमेंट आ गई, लेकिन जनता गवर्नमेंट भी ज्यादा समय नहीं रह पाई, 2-3 साल रही, और जनता गवर्नमेंट भी क्या होती, जनता गवर्नमेंट चली जाती है, और फिर से हम लोग देखते हैं कि फिर से कांग्रेस की सरकार आ जाती है। क्लियर है, सो ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। देन नेक्स्ट जो है वो है रीजनल एस्पिरेशन। इतनी सारी चीजें चल रही थी, इसी के साथ साथ में इमरजेंसी के बाद में हम लोग देखते हैं कि इस देश में, जब मैं बात करता हूं कि इंडिया में क्या है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि अलग अलग जगह से अलग अलग मांगे उठने लग गई थी। रीजनल एस्पिरेशन का मैंने बोर्ड एक्सप्रेस बहुत अच्छे से बनाया, डिटेल में बनाया, उसको वहां से देख के जाना। जैसे साउथ में हम लोग क्या देख रहे थे, द्रविडियन मूवमेंट चल रहा था यहाँ पे, तो एकदम एक तरीके से हम लोग क्या देख रहे थे, एक तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि साउथ में द्रविडियन मूवमेंट चल रहा था, ये लोग इंपोजिशन ऑफ हिंदी के खिलाफ थे, सेपरेट देश की बात करने लग गए थे। एक ये मूवमेंट हमको साउथ में देखने को मिला। उसके बाद में मैं नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला, जैसे कि आसाम में हम लोग देखने लग गए कि पहले आसाम ही एक स्टेट हुआ करता था, आसाम ही एक बड़ा स्टेट हुआ करता था, तो यहाँ पे क्या आसामीज लैंग्वेज इंपोज करी जा रही थी। ठीक है, तो जो दूसरे जो स्टेट्स थे वो बिल्कुल भी, मतलब जो दूसरे जो लोग थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो फिर आसाम से और भी स्टेट्स बनाए गए, और कुछ लोगों के स्टेट्स, मतलब बहुत छोटे छोटे स्टेट्स नहीं बनाए गए, तो विद इन द स्टेट जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको एक तरीके से बहुत सारे स्पेशल प्रिविलेज दिए गए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी क्या हुआ, अलग अलग ऑटोनॉमी की डिमांड, अलग अलग सेसेशन मूवमेंट्स की डिमांड हम लोग ये देखने लग गए। उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर का आप जानते ही हो कि जम्मू एंड कश्मीर का कैसे महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया, फिर हम जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या समस्याएं रही है, लेकिन हमने जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के तहत स्पेशल प्रोविजंस दिए थे, लेकिन अब वो विड्रॉ कर दिए हैं, और अब जम्मू एंड कश्मीर इज एन, पहले भी था और आज भी है, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। वहीं हम लोग पंजाब में देखते हैं कैसे खालिस्तान मूवमेंट हुआ, इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, उसके बाद में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है उनके अपने बॉडीगार्ड्स के द्वारा, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कैसे सिखों के साथ में एट्रॉसिटीज कमिट हुई थी, फिर राजीव गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने एक तरीके से हम लोगों ने देखा अकालीज के साथ में क्या किया, अकालीज के साथ में एग्रीमेंट साइन किया, और सारी चीजें ऑन टू द ट्रैक आई। इंडियन अप्रोच टू द डाइवर्सिटी, इंडिया ने हमेशा डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट की है, और हमेशा हमने ये चाहा है, क्या चाहा है कि हम सभी को साथ में लेके चले। तो नो डाउट इंडिया के सामने चैलेंजेस बहुत सारे आए, इन चैलेंजेस को कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट इंडिया ने समय समय पे क्या किया है, समय समय पे इन चैलेंजेस को डील किया है, कभी बाय फोर्स किया है तो कभी बातचीत से किया है। क्लियर है, वही कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे रीजनल एस्पिरेशन बहुत अच्छे से एक घंटे में मैंने सिर्फ रीजनल एस्पिरेशन पढ़ा है, तो तुम वहां से जाके देख सकते हो। रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि 1990s के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। क्या क्या चीजों में बदलाव आया भैया, उसके बाद हम लोग ये देखने लग गए कि अलायंस पॉलिटिक्स पार्ट हो गई। हम लोग ये देखने लग गए कि 1990 से लेके ईयर 1990 से लेके 2014 तक हम लोग देख रहे थे कि देश में क्या चल रहा था, देश में सिर्फ कोएलिशन वाली सरकार चल रही थी, तो अलायंस पॉलिटिक्स एक तरीके से पार्ट होने लग गया। जब अलायंस पॉलिटिक्स था तो कांग्रेस डिक्लाइन होने लग गई, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस अपने दम पे सरकार नहीं बना रही है, अलायंस पॉलिटिक्स का राइज हो रहा है, डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस हो रहा है, राइज ऑफ बीजेपी हो रहा है, ये वाली चीजें आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी जब जनता गवर्नमेंट थी, उस रिपोर्ट को हम लोग देखते हैं कि 1980s में अप्लाई किया जाता है। तो इनिशियली जो रिजर्वेशन था
वो एससी और एसटी कम्युनिटी को दिया गया था। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट को भी रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह अपने को देखने को मिला। कुछ लोग चाहते थे कि वो भी ओबीसीज का पार्ट बने, कुछ लोग चाहते थे कि ओबीसीज को रिजर्वेशन ना मिले। अच्छा, हमने बैकवर्ड कास्ट का इतना ज़्यादा देखा कि जैसे आप लोग देखोगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी, ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई जो कि स्पेशली बैकवर्ड कास्ट पे इनका फोकस बहुत ज़्यादा होने लग गया। क्लियर है। उसके बाद में हम लोगों ने बेसिकली क्या देख रहे थे, हम लोग 4 तरीके की पॉलिटिकल पार्टी देख रहे थे। एक तो वो कांग्रेस और कांग्रेस का कोएलिशन, एक बीजेपी और बीजेपी का कोएलिशन, एक लेफ्ट पार्टी और एक वो पार्टी जो कि इन तीनों ग्रुप में नहीं है। तो ऐसे 4 तरीके से मेजरली हमने क्या देखा, 4 तरीके से मेजरली हमने देखा कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब ये सिनेरियो बन रहा था। फिर ग्रोइंग कंसेंसस, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी देख रहे थे कि यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस बन रहा था। जैसे कि अब पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी नहीं, अब पॉलिटिकल पार्टी ये देखती थी कि चलो आओ, मतलब रियलिज्म पे बात कर रही थी, ठीक है। साथ ही साथ जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे, एलपीजी रिफॉर्म्स पे सभी लोग अलाइंड हो गए, मंडल कमीशन पे सभी लोग अलाइंड हो गए, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा कि स्टेट लेवल की पार्टीज को सेंट्रल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, उन सारी चीज़ों पे सारे लोग अलाइंस हो गए थे। लेकिन साथ ही साथ हम लोग ये भी देख रहे थे कि एक अयोध्या डिस्प्यूट इमर्ज हुआ था, जहाँ पे हमने देखा था कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ और फिर यहाँ पे बीजेपी का राइज होता है, ठीक है। और ये तमाम तरीके की चीज़ें अपने को वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बहुत कम समय में, मैंने आपको पूरी किताब को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। क्लियर है। आई होप चीज़ें क्लियर होगी। कुछ नहीं भी है तो मैराथन्स पे क्लियर कर लेंगे, बोर्ड एक्सप्रेस के थ्रू क्लियर कर लेंगे, बट आई थिंक समझ में आया होगा, एक स्टोरी आपको पूरी समझ में आई होगी, सारे डॉट्स आपने कनेक्ट कर लिए होंगे। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेकर राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।